नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में चुनाव नतीजे आए हुए अब लगभग 2 महीने होने को जा रहे हैं। हार के कारणों पर मंथन हो रहा है। दिल्ली में एक सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी जिसमें हार के कारणों पर और चर्चा की जाएगी। उसमें महाराष्ट्र का नाम भी जुड़ गया है कि उस पर भी चर्चा होनी संभव है। कई तरह की बातें हैं। एक धड़ा कहता है कि ईवीएम वजह रही है। कांग्रेस में अंदर खाने जो फूट है उसको लेकर भी सवाल उठाए गए। नेताओं को नजरअंदाज किया गया, इस पर भी चर्चा होती है। कुछ जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कहा कि हमें हमारे अपने ही लोगों ने हरा दिया। वो लोग खुलकर सामने आए, उन्होंने अपनी बात रखी। कुछ नेताओं की नाराजगी को इसकी वजह बताया गया। तरह तरह की बातें हैं। चुनावी रणनीति पर सवाल उठे। अब हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हारी, इसको लेकर कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने ही पार्टी के काम करने पर, मतलब हरियाणा में जो कांग्रेस टीम काम कर रही थी या हरियाणा यूनिट काम कर रही थी, उस पर सवाल उठाए हैं। और ये कोई और शख्स नहीं है, ये कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में ये सवाल उठाए। उन्होंने हरियाणा को कंपैरिजन के तौर पर तेलंगाना से रखते हुए कहा कि जिस तरीके से पूरे चुनाव को लोकल बना दिया गया, वो रणनीति ठीक नहीं थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए था, परसेप्शन क्रिएट करना चाहिए था। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही वो ये कि जब लोकल लेवल पर चुनाव को ले जाते हैं तो पसंद नापसंद जो है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। तो क्या जो लोकल नेतृत्व था वो नापसंद किया गया? और जो रेवंत रेड्डी कह रहे हैं वो नसीहत है या संकेत है या फिर पार्टी के चुनाव लड़ने के तरीके पर सवाल है? रेवंत रेड्डी ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। मैं तेलंगाना और हरियाणा को कंपेयर करके बोलने वाले हूँ। बाकी का ज़्यादा मैं स्टडी नहीं किया। तेलंगाना में हम लोग मेहनत किए, हार्ड वर्क किए। भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सिपाही हूँ, मगर मेरा नेता है सोनिया जी। सोनिया जी को अब वोट देना है तो सोनिया जी को वोट दो। मगर हरियाणा में परसेप्शन क्रिएट करने में, मतलब हरियाणा में चर्चा हो गए जाट वर्सेस नॉन जाट और अदरवाइज डिफरेंट। अगर राहुल गांधी जी के नाम पे वोट मांगता था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा किया हुआ है, मणिपुर से मुंबई तक यात्रा किया हुआ है, तो राहुल गांधी जी इस देश को नेता बनने वाले। अगर हरियाणा जीते तो आने वाले दिनों में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर इस देश का बनने वाले। अगर ये स्लोगन, ये नारा लेकर अगर हरियाणा में चुनाव लड़े तो ये सब सारे माहौल नहीं हो आता था। मतलब लोकल फैक्टर में आप चुनाव जीतने के लिए कोशिश किए तो लोकल फैक्टर में लाइक डिसलाइक स्ट्रांग रहने वाले। क्यों सरपंच इलेक्शन में भी बीजेपी वाले मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं? सरपंच को मोदी जी को क्या लेना देना है? आप बोलो। सोसाइटी इलेक्शन में भी वो लोग दिखाता है कि भाई मोदी को वोट दो। क्या 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 लेना देना है भाई मोदी जी का? इसका मतलब लोकल फैक्टर्स को ओवरकम करने के लिए आपको एक ब्रांड के जरूरी है। मोदी जी परिवार वर्सेस गांधी जी परिवार। इस देश में दो ही परिवार है। एक परिवार मोदी जी का परिवार, संघ परिवार, दूसरे परिवार गांधी जी के परिवार, महात्मा गांधी जी के परिवार। तो ये परसेप्शन क्रिएट किए तो ऑटोमेटिकली पीपल विल डिसाइड। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, 2 पॉइंट हैं जो मैं समझना चाह रहा हूं। एक तो ये कि वो कहते हैं कि जब स्थानीय स्तर पे बात होती है, लोकल स्तर पे, तो पसंद नापसंद ये बड़ी मजबूत होती है। और इस तरह के फैक्टर जब होते हैं उसमें ब्रांड की बड़ी जरूरत होती है। चुनाव को लोकल फैक्टर पर लड़ा गया, परसेप्शन नहीं बन पाया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए थे। हरियाणा को लेकर एक कांग्रेस के सीएम का अपना यह एनालिसिस है। सभी को नमस्कार। स्वाभाविक है पार्टी चुनाव हार गई और सभी नेता अपनी अपनी समझ के अनुसार और अपने अपने आकलन के अनुसार सुझाव दे रहे हैं और ये सुझाव कांग्रेस के हित में है। कांग्रेस को भविष्य में अच्छी रणनीति बनाने का मौका मिलेगा और पुरानी गलतियों से सबक सीखने का मौका मिलेगा। मैं समझता हूं हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की हार के बाद जिस मुखरता से कांग्रेस के नेता अपनी बात रख रहे हैं वो पहले नहीं रखी गई। अगर वो पहले रखी जाती तो और स्थितियां सुधरती। ये एक अच्छा संकेत है। और रेवंत रेड्डी जी कुछ गलत नहीं कह रहे। मैं तो 2 साल से कह रहा हूं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कि जो हमारा स्लोगन हमने दिया था अब की बार हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार,
ये हमें नुकसान देगी। पार्टी को भी कहा मैंने, बयान भी दिए, ट्वीट भी किए, टीवी डिबेट में भी एक आध बार कहा। उसका कारण है कि हम अच्छी तरह जानते थे कि अगर हुड्डा सरकार की बजाय कांग्रेस सरकार से वोट मांगी जाती तो ध्रुवीकरण की राजनीति जातीय ध्रुवीकरण की नहीं हुई। मुझे अनुभव था अपने क्षेत्र का, मैं और क्षेत्रों के बारे में हो सकता है कम जानता हूं, पर अहिरवाल के जो ये 28 सीटें हैं, मेरा गहन अध्ययन है। एक एक गांव में एक एक कार्यकर्ता से, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे भाजपा का है, चाहे लोक दल का है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता है, वर्षों से निजी संबंध है और लोगों की, आम जन की क्या भावना है वो भी लोग प्रदर्शित करते रहते हैं। तो उसी के मद्देनजर ये बात है, और ये बात 1 साल पहले मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी कही थी। मैं कोई असत्य नहीं बोलता, कभी आपका इंटरव्यू उनसे हो तो उनसे पूछ लेना। यही बात मैंने दीपेंद्र हुड्डा को भी कही थी, अगर आपको कभी मौका मिले तो पूछ लेना। अब इन्होंने नहीं बदली, वो मेरी बात से सहमत थे और वो कह रहे थे कि हम क्या कह रहा हूं हुड्डा सरकार। मैंने कहा आप कहो ना कहो, गीत बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, वर्करों को कठोर संदेश दो। जितने भी आपने गाने बना रखे हैं वो ये गाने कहो कि अब की बार कांग्रेस सरकार। वही बात रेवंत रेड्डी जी कह रहे हैं, अगर हम कांग्रेस सरकार कहते तो निश्चित रूप से जातीय ध्रुवीकरण नहीं हो पाता। ये भी एक कारण है, कारण और भी बहुत है, पर ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जातीय ध्रुवीकरण का। और हमें पता था कि भाजपा का आखिरी हथियार चुनाव जीतने का जातीय ध्रुवीकरण है, और जब हम उनको मौका देंगे तो स्वाभाविक है, भाजपा हमको मौका देती है हम बुनाएंगे, हम मौका देंगे तो भाजपा बुनाएगी। ये राजनीति में ये मान लेना कि दूसरे दल की गलती को दूसरा दल नहीं बुनाएगा, ये मूर्खों के स्वर्ग की बात है। ठीक, राजनीति एक युद्ध है, एक लड़ाई है भाई। फर्क इतना है, अगर इसको शालीनता से लड़ा जाए तो लोकतांत्रिक परंपराएं, लोकतांत्रिक भावना अच्छी रहती है, और यदि दुश्मन की तरह लड़ा जाए, पाकिस्तान भारत के देश की तरह, तो कटुता बढ़ती है। फर्क केवल इतना है। ठीक है प्रोफेसर विधु रावल, जो भी रहेगी और एक दूसरे की कमियों का दूसरा दल फायदा भी उठाएगा, जो भाजपा ने उठाया। कोई गलत काम तो उन्होंने किया नहीं। ठीक है विद्रोही जी। प्रोफेसर विधु रावल, अगर आपने वो पूरा स्टेटमेंट सुना हो जो रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, बिटवीन द लाइंस तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है उसमें जिस तरह की बात वो कह रहे हैं कि आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम पर वोट नहीं मांगे गए, लोकल फैक्टर में लाइक डिसलाइक जो है, पसंद नापसंद है, वो बड़ी स्ट्रांग होती है। यानी लोकल फैक्टर में पसंद नापसंद कौन है वो क्लियर है। और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात वो उन्होंने जो कही वो ये कि लोकल फैक्टर में ब्रांड की जरूरत होती है। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि कौन ब्रांड नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया? टीवी देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं सबको नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी जी, देखिए राहुल गांधी जी जब से चुनाव हार रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्यों चुनाव हार रहे हैं। और अभी पिछले दिनों किसी ने नेता प्रतिपक्ष का उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी FBI से जांच करवाएंगे। मुझे लगता है कि जांच तो कांग्रेस के अंदर चल रही है और शायद FBI को इसके लिए जुटाया गया है, वो ये कि लगातार एक के बाद एक राहुल गांधी 89 चुनाव हार चुके हैं। तो जांच जो है इस बात को लेकर चल रही है कि ये चुनाव 89 लगातार हार क्यों रहे, ये दुख काहे कम नहीं होता, ये दुख लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है, और बहुत जल्दी राहुल गांधी सेंचुरी कैसे टच कर जाएंगे, सेंचुरी ना टच कर जाए, इसके लिए जांच चल रही है। उस जांच में अलग अलग लोग अलग अलग जो है स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अभी रेवंत रेड्डी जी ने जो स्टेटमेंट दी बड़ी हैरान करने वाली है। उनका कहना कि राहुल गांधी बनाम मोदी कर दिया जाता तो ये चुनाव में क्या रहता, तो बता देता हूं क्या रहता। देखिए, सबसे एक व्यक्ति 99 सीट लेने के बाद ऐसा शो करने लगा कि वो 543 में से नहीं 100 में से 99 सीटें जीत गया है, या वो 99 सीटें नहीं जीता 299 सीटें जीत गया है। लोकसभा के अंदर उछल फांक, उधड़ कूद और पता नहीं क्या क्या, कहीं आंख मारना, कहीं हाथ हिलाना, कहीं लोगों को वेल में भेजना, पूरा देश सिर पर उठा रहा था।
उसके बाद से 4 जून के रिजल्ट के बाद से मोदी जी की बीजेपी ने 231 सीटें अपने दम पर जीती हैं, वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस ने केवल 75 आज तक सीटें जीती हैं 4 जून के रिजल्ट के बाद। अभी जो ताजे नतीजे आए हैं महाराष्ट्र, झारखंड और खूब सारे बाई इलेक्शंस में, इन पूरे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 167 सीटें जीती हैं, जिनमें कांग्रेस ने जो है उनके सामने केवल 37 सीटें जीती हैं। जो डायरेक्ट फाइट की बात अगर हम करें, अभी बात कर रहे थे कि डायरेक्ट फाइट कहां पर है, 75 सीटों पर महाराष्ट्र के अंदर सीधा आमने सामने की टक्कर थी, उनमें से 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 11 केवल राहुल गांधी को मिली। यही पूरे देश के अंदर मजमून है। डायरेक्ट फाइट में कहीं पर भी राहुल गांधी खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी बुरी तरह ध्वस्त होते हैं। जहां जहां ये तो परजीवी हैं जो अपने सहयोगियों के कंधों पर बैठकर उनकी वोट लेकर, और वो कौन, वो भी जातिवादी पार्टियां जिन्हें एक मुश्त जाति वोट मिलता है। और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार उलेमाओं के पास जाकर नोमानी जैसों के पैर पकड़ के फतवे जारी करवाकर एक जो है एक अविशेष समाज से भी लगातार जो है महाराष्ट्र पे तो राहुल साहब बात हो ही गई, 2-3 दिन से बात उस पर चली रही है। हरियाणा को लेकर के कांग्रेस के एक युवा मुख्यमंत्री का अपना एक स्टडी उन्होंने की और उनका एक आकलन है, और उस आकलन में वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा लोकल फैक्टर पे डिपेंड हो गई पार्टी या उसमें चली गई, और उस वजह से जो पसंद नापसंद थी, उस पसंद और नापसंद के फेरे में पार्टी चूक गई। ये उनका एनालिसिस है। ये उनका, यही मैं कह रहा हूं, उनका एनालिसिस है, जो कि अभी वेद प्रकाश विद्रोही जी ने अपने शब्दों में कहा कि भाई ये उनका एनालिसिस है। और इतने सारे लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ये शोध का विषय इन्होंने बना दिया, जबकि वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ और जो है निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। अरे मामला सीधा सा है। राहुल गांधी जब तक हेल्म्स ऑफ अफेयर्स रहेंगे, जब तक इनके चश्मे बदूर रहेंगे, जब तक माफी चाहूंगा जब तक इनके लगते जिगर रहेंगे, तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। और हम हरियाणा की अगर संदर्भ में बात करें, वो ये कह रहे थे कि इस देश में 2 ही परिवार हैं, एक मोदी परिवार, एक सोनिया गांधी परिवार। तो मोदी परिवार तो मोदी जी ने बताया कि पूरा देश उनका परिवार है। अब ये सोनिया परिवार के महात्मा गांधी परिवार कहा उन्होंने नहीं, चलो ये महात्मा गांधी की कांग्रेस तो नहीं है ना, ये मोहनदास करमचंद गांधी की कांग्रेस तो नहीं है ना, ये तो एंटोनियो माइनो की कांग्रेस है। चलिए इस पर नहीं बहस करते, बात सीधा उन्होंने जो कहा उस पर आ जाएं। ये उस खानदान से अगर बाहर नहीं निकले तो क्या होगा, मैं हरियाणा का बता देता हूँ। हरियाणा में असंध से लेकर महेंद्रगढ़ तक 8 जगह पर राहुल गांधी ने एक यात्रा के तहत रैलियां, 8 की 8 सीटों में कांग्रेस हार गई। अभी महाराष्ट्र के अंदर जो है, महाराष्ट्र के अंदर 11 सीटों पर राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया, 11 की 11 सीटें महाराष्ट्र में हार गई। झारखंड में उनको खास घुसने नहीं दिया गया, इसलिए झारखंड में उनके सहयोगी जेएमएम, ये कांग्रेस लेड जेएमएम अलायंस नहीं था, ये जेएमएम लेड कांग्रेस अलायंस था। और जेएमएम के कारण जो थोड़ी बहुत कांग्रेस की सीटें बच पाई, वो जेएमएम के कारण। मैं बात पूरी कर रहा हूं वरुण जी। तो जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां हुआ बनता धार। जहां जहां पड़े राहुल के कदम, वहां निकला कांग्रेस का दम। कांग्रेस का दम, कांग्रेस के लिए राहुल गांधी चुनौती है। जब अमरिंदर सिंह जो है कांग्रेस पार्टी में थे, पंजाब के अंदर 2017 में ये खूब मीडिया में चला कि उन्होंने हाथ जोड़कर राहुल गांधी जी से कहा कि भाई आप पंजाब मत आइएगा। और हुआ क्या कि इसी कारण से अप्रत्याशित नतीजे 2017 में अमरिंदर सिंह अपने दम से कांग्रेस जिता पाए। वहीं पर अभी ये जो रेवंत रेड्डी है ना, जिन्होंने बयान दिया, इन्होंने भी गुप्त जो है रिपोर्ट ये कहती है, इन्होंने भी तेलंगाना में राहुल का प्रचार नहीं होने दिया। राहुल को उस समय राजस्थान, मध्य नहीं, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने खूब प्रचार किया था। अरे नहीं, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ की बात करते थे ना, माफी चाहूंगा, प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ की बात करती थी और राहुल गांधी राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करते थे। तेलंगाना में घुसने नहीं दिया। चलिए ठीक है, मसा सरकार बन गई। लेकिन बड़ी चालाकी से अब मुझे रेवंत रेड्डी जो है, आदरणीय रेवंत रेड्डी जी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर सीएम है, मुझे उनकी मंशा पर शक हो रहा है। वो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं सरकार कांग्रेस की रहे तो सिर्फ तेलंगाना में। ठीक है, ओंकार जी के पास जा रहा हूं मैं। ठीक है, राहुल बनाम मोदी कर दो। अच्छा ठीक है विद्रोह जी, एक इंटरवेंशन आपका, बस एक रावल साहब कर रहा हूँ। वरुण जी आखिरी लाइन मुझे 89 के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम लिखा जाने वाला है राहुल गांधी का। ठीक है, बार लॉन्च होकर किस प्रकार
लगातार हेलीपैड से ही नीचे जो है क्रैश हो जाते हैं राहुल गांधी। इनको हम हर रोज देखते चलिए हैं। विद्रोही जी, एक इंटरवेंशन बहुत छोटा सा, ओंकार जी की बारी है, बस ओंकार जी के पास जा रहा हूं मैं। सत्ता के मदमशहूर होकर आगे आगे ओंकार जी, आ गया। इतना अहंकारी भी नहीं होना चाहिए और इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए जो पचाई ना जा सके। राहुल गांधी ने तेलंगाना में सबसे ज्यादा सभाएं की थी, शायद इनको मालूम। ठीक। और दूसरी बात इनको नहीं मालूम, 2004 से लेकर 2012 का रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप, जब लगातार भाजपा हार रही थी और मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, विभिन्न राज्य के नेता हाथ जोड़ते थे कि इस बला को हमारे यहाँ चुनाव प्रचार के लिए जरूरत नहीं है, समय का दोष। चलिए रुक जाइए, ओंकार जी की बारी है, बस प्लीज नहीं, ओंकार जी की बारी है। मोदी जी तरफते थे, मोदी जी कहाँ आ जाए। ठीक है, ओंकार जी की बारी है ना, आप फिर आ रहा हूं आपके पास, फिर आ रहा हूं। ठीक है ओंकार जी, एक राज्य का, एक नए राज्य का, एक युवा राज्य का युवा मुख्यमंत्री है, नया राज्य है, उसके मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी स्टडी, और वो बाकायदा कह रहे हैं कि मैं हरियाणा से कंपेयर करके बता रहा हूं। लोकल, अब लीडरशिप कह लीजिए, उन्होंने कहा कि सब कुछ लोकल लोकल कर दिया गया, और उनकी इस बात के कई मायने हैं। पसंद नापसंद की बात उन्होंने की, उन्होंने ये तक कह दिया कि जब लोकल में चुनाव होता है तो ब्रांड की जरूरत होती है, यानी लोकल लीडरशिप ने कैसे चुनाव लड़ा उस पर सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं। वरुण जी, जो हेमंत जी ने बोला, मैं उनसे सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं कि कोई भी चुनाव शीर्ष नेतृत्व के नाम पर लड़ा जाना चाहिए, मेरा भी मानना है। क्या वो शीर्ष नेतृत्व हरियाणा में हो या फिर दिल्ली में हो, अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो नेचुरल दिल्ली में होगा, उसके नाम पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि लाइकिंग और डिसलाइकिंग शीर्ष नेतृत्व की होती है। अगर ये स्थानीय मुद्दे पर लड़ा जाता है तो स्थानीय मुद्दे जनता के बहुत करीब होते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत नजदीक आ जाती है। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैंने, उनका ये बात कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है हरियाणा में हारने का, सिर्फ एक ये कारण नहीं है, इसके साथ साथ दूसरा कारण भी है गुटबाजी। इसके साथ साथ एक तीसरा कारण भी है, जो कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के दो प्रत्याशी और खड़े हो गए थे, और उन प्रत्याशियों को हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र हुड्डा ने खुद खड़े किया था। ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कहीं ना कहीं इनमें आपस में तालमेल नहीं है, समन्वय नहीं है, इस वजह से कांग्रेस ने ये जीती जिताई बाजी हारी है। और मैं तो ये कहूंगा, हमारे खिलाफ तो जो नैरेटिव सेट किया था कि बीजेपी को हराने के लिए इनेलो काफी नहीं है, ये नैरेटिव उनका कामयाब हुआ, हमारे खिलाफ कामयाब हुआ, मेरा मानना है। लेकिन जब इन्होंने अपने खिलाफ ऐसा काम कर दिया, अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ प्रत्याशी खड़े कर दिए, तो हार इनकी निश्चित थी। हम तो पहले दिन से कहते थे कि कांग्रेस को हराने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस को हराने कांग्रेस ही जरूरी है, कांग्रेस ही बहुत है। और अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं विधु रावल के साथ बहुत सी डिबेट्स में बैठता हूं, जिस डिबेट में भी बैठता हूं ये डिबेट को डीरेल करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, बात तो हमारे हरियाणा की हो रही है, ठीक है, शीर्ष नेतृत्व तो कांग्रेस का तो राहुल गांधी है, चाहे आप कुछ भी कह लो, और प्रियंका गांधी है, आपका शीर्ष नेतृत्व तो मोदी होगा, लेकिन ये एक सेकंड कोशिश करते हैं, मेरे बीच में ना बोले, फिर मैं भी बोलूंगा। एक मिनट, डिबेट खराब हो जाएगी, बहुत अच्छी चल रही है, रुकिए, एक मैं तो कांग्रेस को ऐसे ही दूंगा, मुझ पर प्रश्न कमेंट मत कीजिए। ठीक, ओंकार जी, एक मिनट नहीं, अच्छा एक मिनट, रावल साहब एक मिनट रुकिए, अरे आप टारगेट नहीं होइए, रुकिए प्लीज, चर्चा डिरेल हो जाएगी, रुक जाइए। ठीक, रुकिए प्लीज, ओंकार जी अपनी बात रखिएगा, अपना पॉइंट रखिए, बस अपने पॉइंट रखो, जीत लगी हुई है, और ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आज जीत रहा है वो कल को जीतता रहेगा। जैसे रावण जैसी बात करते हैं, और जैसे रावण हंसता था ना रामायण में, वैसे ही हंसता है इनका चेहरा। और मेरे को तो ऐसा लगता है इतना घमंड कैसे इस व्यक्ति में, अदना सा व्यक्ति, और इसमें इतना घमंड कैसी बातें करता है, पर्सनल क्यों बना रहे हैं डिबेट को ओंकार जी? विषय कुछ और है, विषय पे रहिए। जीत भी सकता है, लोकतंत्र जनता पे डिपेंड करता है, जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। अगर आज जनता इनको जीत दिला रही है और ये गुंडों जैसी हंसी हंसते हैं, बहुत अजीब सी बात है। ओंकार जी, विषय कुछ और था, आप कहीं और चले गए।
के दो पहलू मैं- है। मैं- अब एक मैं सिक्का एक अगर बात हार रहा है दूसरा जीत रहा है, कल आ को रहा कोई हूँ सिक्का जा उछलेगा, रहा हूँ। ओमकार जी हार वाला पॉइंट जीत कंप्लीट करिए जाएगा, अपना, जीत वाला बस अपना हार पॉइंट जाएगा। कंप्लीट करिए जी, हो गया जी। रावल साहब बोलिए, फिर आ रहा हूँ विद्रोही जी के पास। देखिए, मैं डिबेट को डिले नहीं करना और चाहता राहुल हूँ। साहब की मैं पार्टी बोलूंगा, अब मुझे मना ओमकार ना जी कर। बोल चुके हैं, ओमकार जी बोल चुके हैं, ओमकार जी बोल चुके हैं, कोई मुझे आपके बोलने बीच में बोलूंगा मैं, आप आपकी नहीं, जो आप तो अभी बात है वो रावण बता रहे मिटाऊंगा। थे किसी को। नहीं अब रावण नहीं आप किस क्यों बनना चाह रहे हैं? आप क्यों रावण बनना चाह रहे हैं? आप चुपचाप बैठिए, मैंने आपकी बात बिल्कुल सुनी, अब इस बार सुन लीजिए, बिल्कुल बोलूंगा, मेरी आप बात सुन बोलिए। लीजिए। एक तो अदना सा आपकी जो आदमी, दिक्कत है ना, हर चैनल को अदना खत्म करूंगा मैं, हर वरुण जी एक चैनल बार में डिबेट आपको को ऑर्डर काउंटर में ले आइए करूंगा। ताकि रुकिए मेरी बात रुकिए को रुकिए भैया, ऐसे नहीं, एक तो पर्सनल कमेंट की जरूरत नहीं थी, विषय कुछ और था, उसको इधर से उधर ले जाने की जरूरत ये नहीं थी, बोल- डिरेल करने की जरूरत नहीं थी। मैं उससे आगे 4 सवाल करना चाह रहा था, लेकिन इसको पर्सनल कमेंट का अड्डा ना अगर बनाइए ना प्लीज, तो मैं किसी बोलूंगा। पे वरुण जी व्यक्तिगत देखो, टिप्पणी नहीं। ये फेयर है। नहीं, मैंने ओमकार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, वैसे भी जनता ने इनको व्यक्तिगत टिप्पणी लायक छोड़ा ही नहीं है। मुझे आप जब तक आपको इन किसी लोगों ने को डिबेट, देख लेगी अरे जनता, भाई हमें आप सब, चिंता ना कीजिए, अच्छा सुनो, जिंदगी भर का पता नहीं दिख रहा अच्छा आपका, चिंता करेंगे, सुनिए, आप ये पता नहीं ये दिख रहा जिंदगी भर का। ये जो फटे अपनी हाल की शहजादे होते चोरी हैं है ना, वो अपने बाप दादाओं की पुरानी हवेली दिखाया करते हैं और बताते हैं कि किसी दिक्कत होती जमाने है में ना, हमारे अपने हमारे बाप हमारे दादा बाप दादाओं को का ये दूसरों को ना जाति देखो, रही है, हमारी अपनी अम्बाइलें बार में रही हो हैं, रही दिक्कत। हम गलत ऐसे टिप्पणियां कोई ना करे भाई, मेरी गुजारिश है, प्लीज डेकोरम बनाए रखें वरुण जी मेरे बीच में, प्लीज। आपने मुझे रोका, मैं रुक गया। ठीक है। अब इन्होंने मुझ पर पता ही अहंकार का आरोप लगाया, अब ये मेरे बीच में बोलकर क्या ये अहंकारी नहीं दिख रहे वहां क्या? से प्रश्न निकाल लिया इसने। नहीं वरुण जी, नहीं, आप मैं क्यों चुप हूं, ओंकार जी क्यों पर्सनल जब आप कमेंट कर रहे हैं, इनको, आपको जरूरत ही नहीं है करने की। मैं बताता नहीं हूँ क्यों वरुण जी, पर्सनल इसके कमेंट कर रहे बीच हैं, मैं बोलूंगा, बताता हूँ, मैं इसकी बताता आदत हूँ। है, अरे इसको अगर मैं अरे ठीक करूंगा तब इन ये अगली नहीं बार नहीं नहीं ओंकार जी, बोलेगा। नहीं नहीं नहीं, डिबेट में हो, इस चर्चा को ऐसा स्थान मत बनाइए कि जहां आप ठीक करेंगे डिबेट में किसी मैं को। सुनाई करता हूँ, मैं इसलिए पर्सनल कमेंट करते नहीं, हैं। रुकिए हर बार रुकिए, ऐसा करता है, एक डोंट चर्चा मेक में इट करता पर्सनल है, भाई, इसको एक प्लीज बार ठीक करूंगा दोबारा बोलेगा नहीं कुछ। प्लीज प्लीज, नहीं ऐसे नहीं करिए, रुक जाइए, पर्सनल ना बनाइए, मेरी वरुण जी गुजारिश देखिए, है, रुक वरुण जाइए। जी नहीं, ओंकार जी मैं आपसे आप रिक्वेस्ट करूं ये प्लीज, नहीं ये व्यक्ति ऐसा नहीं व्यक्ति है ओंकार जी, जिस रुकिए डिबेट में रुकिए आप रुकिए, लगाते हैं उसको ऑडियंस, डीरेल करता है। मेरे घर में इसको फोटो आज लगा डीरेल कर, करूंगा तभी ये रुक ठीक हो जाइए रुक पाएगा। जाइए, नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो स्क्रीन पे इस टाइम लोग देख रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं है, प्लीज देखो, लगा ले फोटो, क्या ठीक है, दे- रुक जाइए रुक देखो, जाइए रुक जाइए आश्वासन रुक जाइए, कि प्लीज ये रुकिए, दोबारा नहीं अच्छा करेगा। रुकिए, मैं रुकिए, रावल साहब मैं करूंगा, रावल साहब मैं आपके पास आऊंगा, पहले मैं विद्रोही जी के पास जाता हूं, उस ऑर्डर में फिर आपके पास आता हूं, रुकिए रुकिए रुकिए, वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास जाता हूं, विद्रोही जी नहीं, वरुण नहीं जी नहीं, एक फेयर मिनट प्लीज, वरुण नहीं जी नहीं, फेयर ऐसे तो फिर चर्चा होगी ना, उनसे उनके होके फिर आपके पास आता हूँ विद्रोही जी। है ना जी, तुरंत का तुरंत नहीं मैं आता हूँ, फिर वो चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। रावल साहब प्लीज, नकद वापस कर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे अब प्लीज ये भी तो आतुर है ना, इनको क्या प्लीज। क्या मैं वापस विद्रोही जी एक बात जैसे आपने तो शुरू में कहा कि आप सहमत हैं रेवंत रेड्डी से, उन्होंने एक बात और कही कि बीजेपी सोसाइटी से लेकर सरपंची का चुनाव भी प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ती है, हालांकि वो कहते हैं ऐसा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो लड़ती है, तो हमें भी कुछ उस तरीके से चुनाव सोचकर ही लड़ना चाहिए था। देखिए वरुण जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहूंगा। अगर भाजपा के साथी ये मानते हैं कि 2014 से पहले भारत का कोई इतिहास ही नहीं था प्रजातांत्रिक, उनकी मर्जी। ये ना भूलें, जब इंडिया साइनिंग हो रहा था, आदरणीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, उस बीच में इनकी सरकार होते हुए भी इसी कांग्रेस ने 19 सरकारें बनाई थी और इनको 4-5 पर लाकर खड़ा कर दिया था। वो एक दौर होता है, कभी किसी का दौर आ जाता है, कभी किसी का दौर आ जाता है, पर क्योंकि ये पुराने दौर की बात तो करते ही नहीं, ये मानते हैं कि भाई 2000 से ही, आपका भी 2000 से 2014 तक बुरा हाल रहा है, हमारा भी 2014 से बुरा हाल चल रहा है, मैं मानता हूं। अब आपने पूछा इलेक्शन का, देखिए अब ये तो अपनी अपनी पार्टी की रणनीति है। मैं कम से कम रेड्डी जी की इस बात से तो सहमत नहीं हूं कि भाई नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव भी राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम से मांगे जाएं। पर हाँ, ये बात कटु शब्द है कि जो राज्यों के चुनाव हैं, अगर राज्यों के चुनाव आप व्यक्ति विशेष को सेंट्रिक कर कर बनाएंगे तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, किसी राज्य में फायदा हो जाता है, किसी में नुकसान हो जाता है। हरियाणा में ये नुकसान तय था, क्यों? हरियाणा का अगर आप इतिहास देखोगे 2014 से 2024 तक, आप अच्छी तरह जानते हो भाजपा का उदय जाट और गैर जाट की राजनीति में हो रहा था, और उन्हीं क्षेत्रों में जो कभी गैर जाट कांग्रेस के जो वोटर हुआ करते थे,
उन्हीं क्षेत्रों में भाजपा को सफलता मिल रही है। ये जमीनी धरातल की वास्तविकता है और यही परिणाम जो अब आया है हमारा 2024 का, वो भी बता रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को सावधान रहने की जरूरत थी कि भाई 2014 से जो हमारे खिलाफ माहौल चल रहा है वो हमें अब भी नुकसान पहुंचाएगा। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ बताता हूं, कल ही मैं एक शादी के अंदर गया था, कम से कम 50 लोग होंगे, विभिन्न दलों के थे, जिसमें ज्यादातर भाजपा और राव साहब के समर्थक थे। मैं गांव का नाम भी बता देता हूं आप, ताकि आप वो हवा में मान रहा हूं, बेरली कला उस गांव का नाम है, हल्का कोस है। जब बात हुई, मेरे प्रति तो काफी आदर रखते हैं वो लोग, क्योंकि वो भी यही बात कह रहे थे जो रेड्डी साहब ने कही है। बोला जी हम आपको क्यों वोट दें, आपके लोग वही बात कहने लग गए थे, एक जाति का राज आ जाएगा, और लोगों को लग रहा था कि भाई एक जाति का राज आएगा, हम कहां खड़े होंगे, हमारी क्या स्थिति होगी। तो बोला ऐसे में हम कांग्रेस को क्यों वोट दें। तो वो जो बात आम आदमी कह रहा था, रेड्डी साहब ने ये हरियाणा की नब्ज सही पकड़ी, हरियाणा के संदर्भ में, क्योंकि मैं खुद वही बात कह रहा था। अगर आपको याद हो तो आपसे व्यक्तिगत बात में भी मैंने बहुत पहले यही बात कही थी कि भाई कांग्रेस की हार का एक कारण होगा। मुझे भी शंका थी, क्योंकि अगर आज भाजपा कुछ भी कहे, कोई भी दावा करे और कोई राजनीतिक दल दावा करे, हरियाणा का कटु सत्य ये है, 2010 से 2014 तक के आप अखबार उठाकर देख लो, सारा सभाएं देख लो, ये मुद्दा जो था ये मैंने ही उठाया था, और उसी मुद्दे को लेकर राव इंद्रजीत नेता बने थे। हमारी पुरानी सभाओं के आप वीडियो देख लो, राव साहब से पूछ लो, और उन्हीं राव साहब ने भाजपा में शामिल होकर भाजपा को गति दी थी। ये कटु सत्य है। हाँ ठीक है, भाजपा पुरानी पार्टी थी, इनकी 8-10% वोट पहले भी रही है, इनके वर्कर भी पक्के रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, उसका भी असर रहा था। परंतु यदि राव साहब इनमें शामिल नहीं होते और जो जाट गैर जाट की राजनीति को गति हरियाणा में मिली थी वो नहीं मिल पाती, तो इनको वो अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। बीजेपी के भी 6 जाट विधायक तो हैं फिलहाल, बीजेपी के भी तो 6 हैं विधायक अभी, जाट कम्युनिटी से बीजेपी के भी 6 विधायक तो हैं फिलहाल। देखिए आप थोड़ा सा और पीछे जाइए, जब आप राजनीतिक विश्लेषण करने ही लग गए, जब हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल जी नेता होते थे, चौधरी चरण सिंह होते थे, तो हरियाणा का एन ब्लॉक जाट कांग्रेस के साथ नहीं, इनेलो बीजेपी गठबंधन के साथ रहता था, और कांग्रेस के प्रति जाटों में बड़ी नफरत की भावना रहती थी। उस समय भी कांग्रेस के भी उम्मीदवार चुने जाते थे, 7, 8, 10, 12, कांग्रेस के तो 14 तक एमएलए चुने जाते थे। तो कोई ये मान ले और एक कह दे कि भी सभी पर मेरा ही ठेका है, जाति पर सभी का ठेका नहीं रहता। ध्रुवीकरण के बाद भी एक बड़ा तबका ऐसा हर जाति में होता है। अब हम ये कहते हैं कि हीरो की वोट कांग्रेस को मिली ही नहीं है हिमाल में, या दक्षिणी हरियाणा में गैर जाटों की वोट कांग्रेस को मिली नहीं, ये अतिशयोक्ति है, मिली है। पर लार्जर जो जंग होता है, लार्जर जंग ध्रुवीकरण का, आप देख लो उस समय भजन लाल के प्रति कितनी नफरत थी जाटों के अंदर, आप इतिहास रख कर देख लो, फिर भी कांग्रेस को वोट मिलती थी जाटों में। ठीक है। और आज जब हुड्डा के प्रति विरोध रहा है गैर जाटों के अंदर 2014 से 24 तक, तब भी जाटों के अंदर भी भाजपा को सफलता ठीक है। ये तो राजनीति का चक्कर है जो चलता है। पर ये कटु सत्य है कि भाई हरियाणा के अंदर अगर हम व्यक्ति विशेष के नाम से वोट मांगने की बजाय व्यक्ति विशेष की सरकार बनाने के नाम पर वोट मांगने की बजाय तो हमें सफलता मिलती है। वो चुनाव बता रहा है कि बहुत ज्यादा भाजपा हमसे आगे नहीं थी। ठीक है, हम भी जीत सकते थे, भाजपा भी। ठीक है प्रोफेसर रावल, वो तो खुद ही मान रहे हैं कि जब ये चुनाव व्यक्ति केंद्रित हो गया तो उसका नुकसान हुआ, मतलब बड़ा ईमानदारी से उनकी स्वीकार्यता है। रेड्डी साहब ने इशारा उसी और किया। नहीं मान पा रहे हैं वो अभी भी जातियों में फंसे हुए हैं और वो भूल रहे हैं, उल्टा आरोप लगा रहे हैं हम पर जातीय ध्रुवीकरण का। हम तो जिन परंपराओं में पैदा हुए हैं, हमने तो ये गीत गाए हैं बचपन से ही, और यही हमारे संस्कार बनकर हमारे रक्त की धमनियों में बहने लगे
कि भूल से भी मुख पे जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, फूट का बड़ा घड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, संगठन बढ़े चलो, देश में सुपंथ पर करता बढ़े तो चलो। बीजेपी ये है। बीच में मूर्ख आदमी क्यों बोल रहा है? अरे ये फिर मूर्ख आदमी बीच में क्यों बोल रहा है? ऐसे बात कर रहा हूं ऐसे क्या नहीं, मैं? रुकिए। बात कर रहा हूं। ओंकार जी, आपकी बारी है इसके बाद, प्लीज प्लीज आपकी बारी, आपके पास आऊंगा। और इनकी जरूरत नो नहीं है पर्सनल इसकी। कमेंट प्लीज। ये जरूरत क्या है? ये बीच में बोलता है, डिरेल कर रहा है। इसलिए इसको सबक सिखाना। रावल साहब नहीं, कंप्लीट करिए। सबक नहीं सिखा पाएगा बेटे तू मेरा। मुझे नहीं, नहीं अरे सिखा- नहीं नहीं, प्लीज मैं सिखा दूंगा। प्लीज नहीं बकवास नहीं, 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 प्लीज रुकिए भाई। इसको क्यों बनाया आपने? कोई एक ऑडियो डाउन करिए भाई क्या प्लीज। है? रावल साहब कंप्लीट करिए। ठीक है, मैं इग्नोर करके चल रहा हूँ, फिर भी जबरदस्ती इंटरवीन करना क्या मतलब है? बात देखिए, रखिए अपनी। भारतीय जनता पार्टी के विकासवाद की जीत हुई है, सुशासन की जीत हुई है, हमारे सामाजिक न्याय की जीत हुई है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। किस प्रकार से एक जो मजहब है उसको शुरू से डर दिखाकर, जो पाकिस्तान चले गए, जो हिंदुस्तान रह गए उनका विकास करने के बजाय, उनमें शिक्षा देने की बजाय उनको एक वोट बैंक बनाकर रखा और ये मान लिया कि ये तो हमारे पीछे लगे रहेंगे। और उसके साथ एक फॉर्मूला क्या बना लिया कि जो भी डोमिनेंट कास्ट है उसको अपने साथ लगा लो, बस विनिंग फॉर्मूला हो गया। गरीब का साथ अत्याचार करो, गरीब को ना पूछो। और इसीलिए जब ये कहते हैं, मैं बड़ी विनम्रता से बात कहता हूं, इन्होंने कहा जीत आती है दौर होते हैं, होते होंगे कि लोगों के दौर। हमारा तो जमाना आया क्योंकि ये जनता की सरकार बनी है। आप लोग किस प्रकार से जो है ध्रुवीकरण करते थे, हमने तो एक है तो सेफ है का नारा लगाया, हम तो सबको कह रहे एक हो जाओ। हम क्या नहीं, हमारा नारा तो अब बटेंगे तो कटेंगे, हम तो संगठित कर रहे हैं सारे समाज। अरे भाई कटेंगे आपकी तरफ बटेंगे से एक नहीं, आप अब ये प्रकाश जी, बात एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक एक मिनट सबको दूंगा, बस प्लीज यही बड़ा प्लीज। मुश्किल हो जाता है। रावल साहब बात कंप्लीट रखना करिए बड़ा ना। मुश्किल हो जाता है। नहीं, मैं तो अभी बोलना शुरू किया ना। देखिए नेगेटिव पॉलिटिक्स की हार है ये विभाजनकारी ताकतों की हार है। एक व्यक्ति लगातार कह रहा है कि हिंदुस्तान के समाज को तार तार कर दूंगा, जातिगत जनगणना मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जो आदमी ये कह रहा है वो जातियों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे ये लोग। समाज आगे बढ़ चुका है, 21वीं शताब्दी का भारत है, एक मिनट दीजिए। हाँ, बनाना चाहता है। और ये है जी, नहीं मैं कह रहा हूँ जा रहा हूँ, एक मिनट दीजिए, कंप्लीट करिए। ये अपने आप को गुजर, जाट, राजपूत, बनिया, दलित के बीच में आइडेंटिफाई नहीं करता। ये राजनीतिक लोगों को अब दे शुड वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। ये समाज आगे बढ़ चुका है। ये उसकी बात सुनना चाहता है जो कहता है भारत को मैं तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाऊंगा। मोदी कहते हैं। क्या राहुल गांधी के मुंह से सुना कभी आपने राहुल गांधी के मुंह से सुना कि हम मोदी कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, हमें सत्ता दो, हम 2037 तक बनाकर दिखाएं? ऐसा कोई दावा राहुल गांधी के मुंह से सुना कभी? अच्छा, इसके साथ ही किस प्रकार से एक और बात बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं ओंकार जी की बात कराऊंगा। उन्होंने एक और बात है, जब से महाराष्ट्र में हार हुई, क्या किसी ने राहुल गांधी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते आज से पहले देखा था क्या? आज तालकटोरा स्टेडियम में एकदम आए और आकर उनका माइक बंद हुआ, उस पर भी वो कह रहे हैं उन्हीं का द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहते हैं कि माइक मेरा हमेशा बंद हो जाता है। अरे किस पर आरोप लगा रहे हो? इस आरोपवादी राजनीति से बाहर निकलो। अब हारने के बाद चाहे भारतीय जनता पार्टी 20-30 सीटें कम रह गई लोकसभा में, अपने दम पर बहुमत बनाने से एनडीए को 293 सीटें मिली, बहुमत से अधिक, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी जी आपको दिखे ना भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते। उसके बाद हरियाणा के बाद की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात हो, झारखंड महाराष्ट्र के चुनाव की बात हो, मोदी जी जब चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आते हैं उनका हौसला बढ़ाते हैं। अच्छा, जब हारते हैं उसके बाद भी आते हैं, ऐसे नहीं कि राहुल गांधी की तरह गायब हो जाए। अब हारने के वक्त जो है नेता संबल प्रदान करता है। जब मिशन चंद्रयान फेल हुआ ना, मोदी जी सबसे पहले जो है इसरो के दफ्तर में मिले आपको। भारत वर्ल्ड कप हारा ना, वर्ल्ड कप का फाइनल, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी आपको इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में मिले। ये होता है नेता। ठीक है, ये थोड़ी कि 400 पार नहीं हुआ तो अपने कार्यकर्ताओं को बताने लगे कि भाई 400 पार नहीं हुआ। मैं आप जल्दी से एक ये बता दूं, एक तो अदना सा आदमी जो है इलिटिस्ट सोच है। मैं अदना सा आदमी मैं मानता हूं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं इस जीवन काल में। ये मेरी सोच है। अदनी से सोच, अदना सा आदमी इसलिए क्योंकि मैं एक अदने से परिवार में पैदा हुआ कि चौटाला और जो है वो बच्चे ही पैदा होकर आपके सरताज बन जाते हैं, जो फर्जी गांधी है वो सरताज बन जाते हैं। ओंकार जी घटिया है, आप तलना चाहते हो, आप लोग। अरे नहीं प्लीज प्लीज, बच्चों के इतने अच्छे डिस्कशन के बाद कहाँ चले गए हम? रुकिए। अच्छा, रावत की बात कर रहे थे, कौन कहता था जब
तक जीऊंगा, राज करूंगा, और फिर 10 साल जेल आपने में मेरी कराया। रुकिए, इसको अब क्या ओंकार जी, करना? प्लीज प्लीज सर, हो गया, ओंकार जी बोलेंगे, बस रुकिए रुकिए। ऐसे पर्सनल क्यों बना रखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस पर्सनल विषय को कहीं बाहर सुलझा लीजिए ताकि चर्चाओं की गरिमा बनी रहे। ये लोग, इनकी मानसिकता घटिया है। ओंकार जी चलिए मेरे सवाल पे आइएगा बस, प्लीज सर, मैंने पूरा समय दिया, आप रुक जाइए। ओंकार जी एक बस, सर रावल साहब प्लीज। ओंकार जी, एक मुख्यमंत्री ने खुलकर मंच पर आकर एनालिसिस कर स्टडी करके युवा मुख्यमंत्री ने हार के कारण बताए हैं, हरियाणा में स्पेशली। क्या कांग्रेस सबक लेगी? वरुण जी, पहले तो मेरी ऑडियो टोन करी थी आपने, इस व्यक्ति की ऑडियो टोन कर दे, मैंने अपनी बात पूरी कर दी। अगर नहीं ऑडियो करनी डाउन तो करिए जी, रुकिए, एक ऑडियो डाउन करिए जी, बोलिए ओंकार जी, बोलिए प्लीज। वरुण जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अगर चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय नेता के नाम पर लड़ा जाता तो परिणाम और आ सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक कारण नहीं और भी दो कारण साथ में है, गुटबाजी और कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े थे। ये मेरा सवाल ये है, एक मुख्यमंत्री मंच पर आकर ओपन पब्लिकली बता रहा है, क्या कांग्रेस समझेगी? मतलब जैसा विद्रोही जी कह रहे थे मुखर होकर नेता बोल रहे हैं, एक मुख्यमंत्री ओपन स्टेज पे कह रहा है कि इस वजह से हारे हैं। क्या कांग्रेस हाईकमांड या कांग्रेस का नेतृत्व समझेगा इस बात को? वरुण जी, जिस व्यक्ति को किसी चीज से प्यार होता है वही व्यक्ति उस चीज के खिलाफ बोलता है। वो सीएम महोदया को प्यार होगा, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमारी पार्टी के साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने मुखर होकर बात कही, अच्छी बात है। लेकिन अब मेरी बात पूरी करने दीजिए। इन्होंने, बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। आप देखिए 135 करोड़ लोगों में से 82.5 करोड़ लोगों 5 किलो अनाज पर डिपेंड है, और हरियाणा की जनता का 70% बीपीएल परिवार है। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? जितनी जातिवाद और धार्मिक उन्माद की राजनीति बीजेपी करती है उतनी कोई और पार्टी नहीं करती। लेकिन मैं आपको वरुण जी एक ही बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी का ये जो विशेष प्रवक्ता है, रावल ये साहब हमेशा फिर आप पर्सनल हो रहे हैं, फिर पर्सनल हो रहे हैं, इसलिए कोशिश कर रावल रहा साहब कुछ कह रहे हैं था भाई, इसको कहीं ना कहीं बात का ऑडियो बढ़ाइए। जब ये दूसरे के बीच में बोलता है तो उसको भी दर्द होता है। आज का मुद्दा अगर कांग्रेस है, कांग्रेस की सीटें हारना है, कांग्रेस की सरकार क्यों, ये तो इसी मुद्दे पर रहना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा मेरी अंत में गुजारिश है, हालांकि मुझे विद्रोही जी के पास जाना था, मैं माफी चाह रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये जो व्यक्तिगत द्वेष और दुराग्रह है आपस में, कृपया इसको कहीं बाहर निपटाइए, ये डिबेट की गरिमा को खराब करता है। विद्रोही 30 सेकंड प्लीज, जल्दी से। इंसाफी होगी 30 सेकंड सर। हाँ, मैं 30 सेकंड नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। भाई बिहार में और उत्तर प्रदेश में ये खुलेआम यादवों के मुसलमानों के खिलाफ वोट मांगते हैं। नहीं, महाराष्ट्र में कल ही इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाई जहां जहां योगी जी गए वह हम जीतेंगे, कटेंगे, बटेंगे नारे का बड़ा भारी असर हुआ। ऑन रिकॉर्ड भाजपा बीजेपी खुल के कह रही है, तो कटेंगे बटेंगे ये क्या है? और बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो हुआ है कल, वो सिपाहियों ने गोली के दम पर लोगों को रोका है, वो क्या है सर? दूसरों पर आरोप लगाना बड़ा आसान है। रावल जी जल्दी से, 30 सेकंड ओनली। देखिए मैं बता, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये क्या है? देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर जो है 34 साल तक लगातार लेफ्ट की सरकारें रही, कोई लेफ्ट को हरा नहीं सकता था, आसपास भी कोई नहीं था। लेफ्ट की सरकार गई, ममता जी की सरकार बन गई। हमारा इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के अंदर राइज हुआ, पश्चिम बंगाल के अंदर भी राइज हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल में केवल 5 साल में लेफ्ट 0 सीटों पर आ गई, जो 34 साल से हार नहीं पा रही थी। और सारा का सारा लेफ्ट को वोट देने वाला वो सारा एनब्लॉक वोट ममता बनर्जी को चला गया। तो एक तरफ से तो ध्रुवीकरण हो रहा था, एक तरफ से तो फतवे आ रहे थे लगातार, एक तरफ से तो नुमानी जी खुद अपील कर रहे थे कि जो भाजपा को वोट देगा उसका सामाजिक बहिष्कार करे। अब जब दूसरी तरफ से सबने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, क्यों बटे भाई? हम नहीं बटना चाहते भाई। हमारे तो माँ बाप ने भी यही कहा था, हमारे बाप दादा ने भी यही कहा था, बटेंगे तो कटेंगे, बटना नहीं है। ठीक है, हमें एक रहना है, एक रहेंगे तो चलिए सर, और एक रहे ना तो जीत। समय हो गया है। एक मुख्यमंत्री ने सामने आकर बड़ी बात कही है, अब
देखते हैं कांग्रेस कितना सीखती है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।